हेलो एवरीवन। अच्छा बेटे, AS10 का हमारा बेटा एक पार्ट खत्म हो गया है जिसमें हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्कशन किया। अब हम AS10 के दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं बेटा, जिसमें हम डिस्कशन डेप्रिसिएशन के बारे में बेटा करेंगे। के बारे में करेंगे। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ। बेटा मुझे पहले ये बताओ, डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन है वो बेटा किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आप फॉर्मूला यूज करते हो ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन डिपेंडेंट है? बेटा कॉस्ट ऑब्लिक रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा बेटा, रीवैल्यूड अमाउंट कब आएगी? अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो। तो अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो कॉस्ट लोगे, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो रीवैल्यूड अमाउंट। इफ कंपनी फॉलोज रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे, इसके अलावा अगली जो चीज हमें चाहिए होती है वो है बेटा रेजिडुअल वैल्यू, है ना? यानी आप स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हो, आप इसे स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो तीसरी चीज हमें चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए, वो चाहिए बेटा यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। तो बेसिकली बेटा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। कॉस्ट, अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, रीवैल्यूड अमाउंट अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, फिर रेजिडुअल वैल्यू ऑब्लिक स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी ना इस पे मैं अभी बाद में भी आऊंगा बेटा, अभी फिलहाल अगली हेडिंग लिखना। अगली हेडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अगली हेडिंग लिखना अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बेटा ध्यान से मेरी बात सुननी है। लिखो बेटा, कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। बेटा पता है क्या, जब हम बेटा अकाउंटिंग करते हैं ना, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो बेटा अकाउंटिंग करते समय, अकाउंटिंग क्या काम मैंने, अकाउंटिंग करते समय बेटा हम बहुत सारे एस्टीमेट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं। अगर मैं डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बात करूं तो डेप्रिसिएशन निकालते समय बेटा तीन तीन एस्टीमेट्स हैं जो आप कंसिडर करते हो। क्या है आपके एस्टीमेट्स? तो बेटा वही बात मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग करते समय बहुत सारे एस्टीमेट्स हैं जो आप बच्चे कंसिडर करते हो। कौन कौन से बेटा एस्टीमेट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं? जैसे बेटा पहला है रेजिडुअल वैल्यू, दूसरा है यूजफुल लाइफ, और तीसरा है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तीसरा है आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये तीन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जैसे सुनो,
जैसे आपने कहा कि आपके असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, ठीक है बेटा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये 10 साल क्या है बेटा? बेटा ये 10 साल आपका एस्टीमेट ही तो है कि हमें लगता है कि ये असेट 10 साल तक चल जाएगा। तो ये आपका बेटा कुछ नहीं, दिस इज एन एस्टीमेट जो आप ले रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये एक एस्टीमेट है जो आप ले रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये कहते हो बेटा कि 10 साल के बाद इस असेट की रेजिडुअल वैल्यू 10,000 रुपए बचेगी। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो 10 साल के बाद हमें यह लगता है कि हमारे असेट की रेजिडुअल वैल्यू 10,000 बचेगी। मतलब फिर से बेटा आप क्या ले रहे हो, एक एस्टीमेट ही तो ले रहे हो ना बेटा। आप क्या ले रहे हो, एक एस्टीमेट ही तो ले रहे हो। दिस इज नथिंग बट एन एस्टीमेट। तो बेटा याद रखना, रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ बेटा दोनों आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं बेटा। एस्टीमेटेड बेसिस पे ही आएंगे, ये एक्चुअल बेसिस पे नहीं हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये एस्टीमेटेड बेसिस पे ही आएंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट बेटा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? बेटा वैसे तो मैं एक बात कहूंगा, अगर आपको AS10 जो है ना, AS10 वो पता है किसी स्पेसिफिक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात नहीं करता है। वो कहता है आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप कोई भी यूज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करना है या WDV फॉलो करना है। AS10 कहता है कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करो, कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बस बस सुनो, बस ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करना, ठीक है, जो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर पाए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर पाए। तो मेरी एक बात सुनना, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं बेटा। ये जो AS10 है ये कहता है आप फॉलो करने को आप SLM फॉलो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप WDV फॉलो करना चाहते हो शौक से फॉलो करो। इनके अलावा कोई और मेथड फॉलो करना चाहते हो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड, करो, बिल्कुल शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 आपने SLM को चुना, आपने SLM मेथड को चुना, तो क्यों चुना, उसका बेसिस शुड बी प्रॉपर। अच्छा, आपने WDV मेथड को अगर चुना है तो क्यों चुना है बेटा, हमें रीजन चाहिए। रीजन बेसिस शुड बी प्रॉपर। और बेटा ये भी आपका ना, सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा, ये भी आपका बेटा एक अकाउंटिंग एस्टीमेट ही है। मेरी बात सुनना बेटा, मुझे बताओ बेटा SLM मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहता है, सेम रहता है। WDV में हर साल डेप्रिसिएशन डिक्रीज करता रहता है ना। तो बेटा सुनो सुनो, अगर मैं ये अजम्पशन लेता हूं, सुनना, अगर मैं ये अजम्पशन लेता हूं कि ये असेट मुझे हर साल इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल देगा, मतलब पहले साल भी ये असेट 10,000 यूनिट बनाएगा, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000, चौथे साल भी 10,000, जब तक ये चलेगा ये हर साल 10,000 यूनिट बनाएगा, मतलब ये हर साल बेनिफिट्स इक्वल दे रहा है। तो बेटा मेथड कौन सा यूज करना चाहिए, SLM। क्यों? क्योंकि ये असेट आपको हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है। लेकिन बेटा अगर आपको लगता है कि ये असेट बेनिफिट्स हमें हर साल बराबर नहीं दे रहा है, बल्कि धीरे धीरे इस असेट की एफिशिएंसी घटती जा रही है,
पहले साल 10 बनाए, दूसरे साल हमें लगता है 8 बनाएगा, तीसरे साल 6 बनाएगा, फिर 5 बनाएगा, फिर 4 बनाएगा। तो अगर आपको यह लगता है कि धीरे धीरे असेट की एफिशिएंसी घटती जा रही है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स घटते जा रहे हैं, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? डब्ल्यूडीवी। तो बेटा उन्होंने एक बात कही है, आप एसएलएम फॉलो करना चाहते हो, शौक से करो। डब्ल्यूडीवी फॉलो करना चाहते हो, शौक से करो। बट क्यों एसएलएम यूज कर रहे हो, उसका रीजन शुड बी प्रॉपर। तो क्या रीजन हो सकता है बेटा? अगर मुझे लगता है इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर expected to arise, if future economic benefits expected to arise from PPE are equal, तो अगर आपको लगता है कि ये असेट हमें इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा हर साल, पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000, जब तक ये असेट चलेगा हर साल 10,000 यूनिट बनते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये असेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हर साल इक्वल दे रहा है, तो कौन सा मेथड यूज करो बेटा? एसएलएम यूज करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर डिक्रीजिंग ठीक है, तो उस केस में बेटा पूरा लिखना आप लोग, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स धीरे धीरे हमारे कम होते जाएंगे, तो बेटा कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? डब्ल्यूडीवी। बात समझ आई? तो बेटा ये तो ना एक तो हम बात समझना, तो ऐसा नहीं है बेटा कि मर्जी है एसएलएम यूज कर लो डब्ल्यूडीवी, नहीं बेटा। आपको ना सुनना ध्यान से जो मैं बोलूंगा, आपको एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, आपको एस्टीमेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस पीपीई से मुझे इक्वल होंगे या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस पीपीई से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस पीपीई से इक्वल आने वाले हैं, तो बेटा एसएलएम यूज करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स घटते जाएंगे, तो बेटा कौन सा यूज करो? डब्ल्यूडीवी। बेटा एक बार बताओ, ये भी तो आपका बेटा ये भी तो आपका एक एस्टीमेट ही है ना, मैं एस्टीमेट ही तो कर रहा हूं कि क्या लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल आएंगे या नहीं। तो दिस इज नथिंग बट माय एस्टीमेट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड। तो बेटा ये भी तो मेरा एक एस्टीमेट ही है ना। तीन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं बेटा जो मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करता हूं। कॉपी करो पहले, फिर मैं आगे चलता हूं बेटा। कॉपी करो। कॉपी करो बेटा। समझ आया सबको एस्टीमेट्स का मतलब बेटा? तो ये तीनों बेटा एक्चुअल बेसिस पे नहीं है। आपकी यूजफुल लाइफ आपका एस्टीमेट है, आपके असेट की रेजिडुअल वैल्यू आपका एस्टीमेट है, इवन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपका एक एस्टीमेट ही है। अब आ जाओ अगली हेडिंग पे बेटा। हेडिंग लिखना रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, हेडिंग लिखो बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मेरी बात सुनना।
रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। लिखो बेटा हेडिंग। चलो अब मेरी बेटा बात सुननी है। बेटा मुझे ना एक बात बताओ, आपने जब पीपीई खरीदी थी, कुछ मत लिखना अभी, बात समझना। आपने जब असेट खरीदा था तो आपने कहा था, आपने एस्टीमेट करा था कि ये असेट 10 साल तक चलेगा, 10 साल के बाद इसकी यूजफुल लाइफ 10,000 होगी और ये हर साल हमें बेनिफिट्स इक्वल देगा। इसलिए हमने बेटा कौन सा मेथड यूज करा? एसएलएम मेथड हमने यूज करा फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना? क्या किया था बेटा? एस्टीमेट। अब मैं आपसे बेटा एक बात जानना चाहता हूं, लिखो बेटा एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। बनाओ बेटा एक, यहां पर लिखो 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 15। बेटा हमने ना 1 अप्रैल 15 को हमने एक असेट खरीदा, पीपी खरीदा, जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी। ठीक है बेटा? अच्छा, हमने एस्टीमेट किया कि इस असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल होगी और इस असेट की स्क्रैप वैल्यू होगी 10,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। बात समझ आई? इस बेसिस पे बेटा हमने इस असेट पे लगाना शुरू करा डेप्रिसिएशन। निकालो, 1 लाख, एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 साल, तो बेटा डेप्रिसिएशन आ गया 9,000 पर एनम। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। बताओ बेटा, आ गया सबका? ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब बेटा हुआ क्या, एक साल निकल गया, 31 मार्च 16, तो 15-16 में बेटा हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 9,000 रुपए। ठीक है, एक साल और निकल गया, 31 मार्च 17, हमने बेटा फिर से डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा? 9,000 रुपए। बात समझ आई? बेटा अब हुआ क्या, सुनो, अब हुआ क्या, 31 मार्च 18 को बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, बेटा 31 मार्च 18 को चेंज आ गया बेटा इन माय एस्टीमेट। बेटा मेरे एस्टीमेट में क्या आ गया? चेंज। बेटा मेरे को एक बात बताओ, आपने अंदाजा ही तो लगाया था ना कि असेट 10 साल चलेगा, यूजफुल लाइफ 10 साल होगी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 होगी, बेनिफिट्स इक्वल आएंगे, अंदाजा ही तो था आपका। क्या अंदाजा बेटा 2-3 साल बाद जाके चेंज नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल। अब हुआ क्या, सुनो, मेरे एस्टीमेट में चेंज आया, और पता है क्या चेंज आया? मैंने कहा यार ये असेट 10 साल तो नहीं चलता, ये असेट 8 साल ही चल पाएगा टोटल, ये असेट टोटल 8 साल ही चल पाएगा। मतलब कितने साल निकल चुके हैं बेटा? 1 और 2, 2 साल तो पहले ही निकल चुके हैं, ये तीसरा साल है, तो 6 साल ये और चलेगा, मिला इस साल को मिला के ये 6 साल और चलेगा। तो बेटा आपने एस्टीमेट करा था कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 10 साल की, एसेट 10 साल का चलेगा। 3 साल बाद, 2 साल बाद जाके आपको लग रहा है नहीं भैया ये एसेट 10 साल का नहीं, ये तो 8 साल चलेगा, उससे ऊपर नहीं चलेगा। और मैंने सोचा था कि इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू 10 साल के बाद 10,000 होगी। अब मुझे पता है बेटा क्या लग रहा है, मुझे नहीं लगता बेटा ये एसेट मार्केट में 8 साल के बाद बिकेगा। मतलब बेटा मेरे एस्टीमेट्स में क्या आ गया है बच्चे? चेंज आ गया है। जो एस्टीमेट मैंने लगाया था कि असेट 10 साल चलेगा,
10 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 होगी, उसमें अब चेंज आ गया। अब मुझे लगता है कि यह असेट टोटल 8 साल चलेगा और स्क्रैप वैल्यू 8वें साल के एंड में इसकी नील होगी। तो अब AS10 क्या कहता है बेटा, सुनो बेटा, अब AS10 कहता है, एज पर AS10 if there is a change in accounting estimate, अगर आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या आता है, कोई चेंज, देन देन कॉन्सिक्वेंटली then consequently depreciation shall also change. Then consequently depreciation shall also change prospectively. Then consequently depreciation shall also change prospectively. मतलब बेटा, अगर अगर तीसरे साल में आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट में कोई चेंज आया है ना, तो तीसरे साल से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में भी क्या आ जाएगा, चेंज। अब तीसरे साल में डेप्रिसिएशन 9,000 रुपए का नहीं लगेगा बेटा। जब अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में चेंज आ गया तो डेप्रिसिएशन में तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। तो मुझे एक बात बताओगे बेटे, थर्ड ईयर का डेप क्या आएगा, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। 2 साल का तो हमने लगा चुके हैं हम, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या आएगा बेटा, सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ बेटा, आपका सेट कितने का था बेटा, 1 लाख का है ना। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है बेटा, 9 पहले साल, 9 दूसरे साल, यानी 18,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आपके असेट की बेटा WDV क्या बची है, 82 है ना। माइनस बताओ स्क्रैप वैल्यू अब कितनी हो गई, नील, चेंज आ गया ना। और बताओगे बेटा बची हुई यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा, 6 साल, 2 साल तो निकल चुके हैं। तो 82,000 विल बी रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स। तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा थर्ड ईयर का 13,667 पर एनम फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। ये आपका डेप्रिसिएशन होगा बेटा। तो अगर किसी साल में आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट में कोई चेंज आता है तो उस साल से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में भी चेंज आएगा। कॉपी करो बेटा। फिर मैं आपको बेटा थोड़ा सा थ्योरी लिखवाता हूं जरा इसकी। अब बेटा जिन्होंने लिख इतना कर लिया है वो जरा मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखो, AS10 क्या कहता है। एज पर AS10 accounting estimates are to be reviewed. Accounting estimates are to be reviewed at every year end. At every year end. If there is any change in accounting, if there is any change in accounting estimate, then depreciation shall also change prospectively. Then depreciation shall also change prospectively. करो बेटा कॉपी में, फिर आपको समझाता हूं क्या कहता है बेटा AS10।
then depreciation shall also change prospectively. क्या कहता है बेटा AS10 आपका? बेटा AS10 कहता है कि आपको क्या करना है, हर साल के एंड में, मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, हर साल के एंड में आपको अपने अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को रिव्यू करना है। क्या वाकई में असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है? क्या वाकई में रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है? क्या वाकई में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल आ रहे हैं? हर साल के एंड में आपको ये अकाउंटिंग एस्टीमेट्स रिव्यू करने पड़ेंगे बेटा। 31 मार्च 16 को रिव्यू करूंगा, 31 मार्च 17 को रिव्यू करूंगा, 31 मार्च 18 को रिव्यू करूंगा। और अगर आपको किसी साल में ऐसा लगता है कि हमने जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स लिए थे वो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स अब चेंज हो रहे हैं, तो बेटा याद रखना उस साल से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में भी चेंज आएगा बेटा, उस साल से आएगा। प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली मतलब आगे से, फ्रॉम दैट ईयर। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आगे से, फ्रॉम दैट ईयर, फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स, उस साल से, फ्रॉम दैट ईयर ऑनवर्ड्स। लो बेटा कॉपी कर लो पूरा, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बाद में भी कराऊंगा। चलो बच्चे, मेन बातें हमारी AS10 की हो गई। अब मैं कुछ छोटे छोटे बेटा नोट्स हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा। चलो बेटा अब कुछ नोट लिखो बेटा। याद होगा जो मैं पहला नोट आपको लिखवाने वाला हूं, करा हुआ है बेटा हमने। लिखो पहला नोट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड, a combination of more than one method of depreciation can be used, can be used depending on, depending on type of asset, type and nature of asset, depending on type and nature of asset, second usage of asset, AS1 में बेटा बताया था मैंने आपको, और थर्ड circumstances prevailing in the business, circumstances prevailing in business। तो बेटा एक बात याद रखना, आप चाहो तो, आप चाहो तो डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप यूज कर सकते हो। डिपेंड बेटा किस पे करेगा, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। किस टाइप का असेट है बेटा, उसका यूसेज कैसा है, ज्यादा यूज होता है कम यूज होता है, एंड अदर सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस। अगर अगर ये तीनों चीजें बेटा डिफरेंट हैं तो आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हो।
अगर ये तीनों चीजें सेम हैं तो बेटा आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड नोट इफ depreciable asset value is immaterial, if depreciable asset value is immaterial, then 100% depreciation can be written off on such PPE। बहुत सिंपल सी बात बेटा, सुनो। अब इमेजिन करो आप WDV मेथड फॉलो कर रहे हो। बेटा मैंने एसेट 1 लाख का खरीदा था, 20% का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 1 लाख पे 20%, 20,000 बची 80,000, 80,000 पे फिर 20% लगाया 16,000 बची 64,000, फिर 20% लगाया 12,800 बची 51,200, 51,200 पे फिर 20% लगाया 10,240 बचा 40,960। ऐसे करते 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 आपका असेट बेटा, आपके असेट की बुक वैल्यू 100-200 रुपए बची है बेटा, 100-200 रुपए। अब बताओ ये 100-200 रुपए बेटा क्या है? बहुत ही इममेटीरियल अमाउंट है। अब कब तक 20-20% लगाते जाओगे बेटा? एक काम करो, जैसे ही असेट की वैल्यू इममेटीरियल बचे ना, इममेटीरियल, पूरा 100% डेप्रिसिएशन लगाओ और असेट को बुक से खत्म कर दो बेटा, राइट ऑफ कर दो उस असेट को। कब तक ऐसे 20-20-20-20% लगाते जाओगे? अगर आपको लगता है कि जो वैल्यू असेट की बची है वो इममेटीरियल है, पूरा 100% डेप्रिसिएशन लगाओ और उस असेट को बुक से राइट ऑफ करो। फिर से बेटा एक बात है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या इममेटीरियल है क्या मटेरियल है बेटा, ये आपके अपने जजमेंट के ऊपर है। हर पर्सन के लिए बेटा मटेरियल इममेटीरियल की डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए जो चीज मटेरियल है ना बेटा, मुकेश अंबानी के लिए वो चीज तुच्छ है, इममेटीरियल है बेटा। तो मेरे लिए जो मटेरियल हो सकता है, मेरे लिए 1 लाख बेटा मटेरियल है, उसके लिए 1 लाख बेटा पता भी नहीं चलेगा, उसके लिए इममेटीरियल है। तो याद रखना, जैसे ही आपको लगे कि जो वैल्यू असेट की बची है वो बहुत ही इममेटीरियल सी अमाउंट है, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा 100% डेप्रिसिएशन लगा दो उस असेट को और बुक से उसे खत्म करो। ठीक है बच्चे? अच्छा, थर्ड थर्ड बाकी बेटा, इफ एनी असेट, लास्ट पॉइंट बेटा आपका, इज परचेज्ड ऑब्लिक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, depreciation on such asset, depreciation on such asset must be calculated on pro rata, on pro rata basis, that is on basis of number of months। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई असेट खरीदा है या बेचा है तो उस पे डेप्रिसिएशन बेटा, उस असेट पे डेप्रिसिएशन प्रोराटा बेसिस पे लगेगा, जितने मंथ्स के लिए आपने उस असेट को यूज करा, जैसे करते हो आप अकाउंट्स में, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। हाँ बेटा, टैक्स में सिस्टम डिफरेंट है ना, टैक्स में डिफरेंट है, याद करो। टैक्स में सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का साफ साफ कहता है डेप्रिसिएशन मंथ्स के बेसिस पे नहीं लगेगा, या तो पूरे साल का लगेगा या 6 महीने का लगेगा। अकाउंट्स में डिफरेंट है बेटा, मंथ्स के हिसाब से लगता है डेप्रिसिएशन। लो बेटा,
आपका AS10 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। कल से हम AS10 के क्या शुरू करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे। कॉपी कर लो बेटे। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक